भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट चंद्रप्रद्योत ने किस कुशलता और क्रूरता से अपने पड़ोसी वत्स के अति आत्मविश्वासी राजा उदयन को कौशाम्बी में बंदी बना लिया। उदयन अब अवंतिका की राजधानी उज्जैनी में प्रद्योत का कैदी था। यह जीत केवल एक राजा को बंदी बनाने तक सीमित नहीं थी, यह प्रद्योत का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था। वह उदयन को युद्ध बंदी नहीं बल्कि राजनीतिक मोहरा बनाना चाहता था। इस मोहरे का इस्तेमाल वह मगध और कौशल के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए करना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उज्जैनी की अंधेरी काल कोठरी जो उदयन के अपमान की गवाह बनने वाली थी, वह दो विपरीत व्यक्तित्वों के बीच एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी का मंच बनने वाली थी। एक कहानी जो राजनीति के शतरंज की बिसात को हमेशा के लिए उलट देगी। प्रेम के सुर कूटनीति के शास्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। सम्राट का जाल, बंदी, वीणा और वासवदत्त। राजा उदयन को उज्जैनी के किले में अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा गया था। प्रद्योत अच्छी तरह जानता था कि उदयन केवल एक राजा नहीं बल्कि एक कलाकार योद्धा था, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी प्रिय वीणा, घोषवती और संगीत के प्रति उसका जुनून था। प्रद्योत ने उदयन को शारीरिक कष्ट देने की बजाय मानसिक दबाव बनाने का फैसला किया। उसने उदयन को कैद खाने के बजाय महल के एक सुंदर पर पूरी तरह से सुरक्षित उद्यान में रखा, और उसकी वीणा, घोषवती भी लौटा दी गई। यह सम्मान नहीं बल्कि एक मानसिक प्रहार था, एक राजा को कैद में भी उसके सबसे प्यारे शौक से बांधे रखना। फिर प्रद्योत ने अपना घातक मीठा जाल बिछाया। एक दिन उदयन अपनी वीणा पर उदासी भरे सुर छेड़ रहा था। तभी सम्राट प्रद्योत अपनी पुत्री वासवदत्ता के साथ वहां आए। प्रद्योत ने नाटकीय रूप से कहा, राजा उदयन, मैंने तुम्हें राजा के रूप में कैद किया है, पर तुम्हारी कला को नहीं। मेरी पुत्री वासवदत्ता तुम्हारी वीणा की अद्भुत धुन की प्रशंसक है। मेरी एक शर्त है, तुम अवंतिका के बंदी के रूप में नहीं बल्कि वासवदत्ता के संगीत गुरु के रूप में रहोगे। तुम उसे वीणा की शिक्षा दोगे। ये उदयन के लिए दोहरा अपमान था, एक राजा को बंदी बनाकर गुरु बनाना। पर अपनी कला और सम्मान की रक्षा के लिए उदयन ने अनिच्छा से ये शर्त स्वीकार कर ली। उदयन का प्रतिरोध और अहंकार। शुरुआत में उदयन इस अपमान को सह नहीं पा रहा था। वो वासवदत्ता से अत्यंत कठोरता से पेश आता था। उसका अहंकार उसकी कैद की पीड़ा को बाहर निकाल रहा था। वो वासवदत्ता को हर दिन यह याद दिलाता था कि वो केवल एक बंदी है, और वो केवल इसलिए शिक्षा दे रहा है क्योंकि उसे अपनी वीणा से प्रेम है। उदयन की हर बात में वत्स के प्रति उसका स्वाभिमान और प्रद्योत के प्रति घृणा झलकती थी। वासवदत्ता, जो एक राजकुमारी थी और जिसने कभी अपमान नहीं सहा था, उदयन के इस व्यवहार को चुपचाप देखती रही। उसने प्रतिरोध नहीं किया बल्कि उसकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश की। वो समझ गई कि ये क्रोध बंदी होने के कारण है, न कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण। ये शुरुआती संघर्ष ही उन दोनों के बीच एक अनकहा भावनात्मक पुल बनाने लगा। एक ऐसा पुल जहां राजकुमारी ने राजा के दर्द को समझा और राजा ने राजकुमारी की विनम्रता में छिपी संवेदनशीलता को पहचाना। कि जब वत्स के शासक उदयन को अवंतिका के शासक प्रद्योत ने, चंड प्रद्योत ने बंदी बना लिया, वो वत्स राज्य पर पूरी तरह से काबिज नहीं हो सके, उसको अपने अधीन ना कर सके, लेकिन वहाँ के शासक उदयन को उन्होंने बंदी बना लिया।
उदयन को बंदी बनाने के बाद उनके मन में एक बात आई कि इसके राज्य को अपने अधीन करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के बहुत से भेद जानना, उदयन के विश्वस्त दरबारियों के विषय में पता करना, उसकी सेना के विषय में पता करना। प्रद्योत को लगा क्यों ना इस कार्य को बलपूर्वक न करके एक षड्यंत्र के साथ किया जाए। चूंकि उदयन कला संगीत प्रेमी थे, साधक थे, और चंड प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता भी संगीत साधक थी। प्रद्योत के मन में एक लालच आया। अब ये नियति द्वारा उसके मतिभ्रम कहा जा सकता है। उसका मतिभ्रम हुआ। उसने प्रयास किया कि क्यों ना अपनी बेटी को उदयन के नज़दीक, उसके समीप लाया जाए। दोनों में संगीत का प्रेम है, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से दोनों पास आए और फिर अपनी बेटी वासवदत्ता के माध्यम से उदयन के अंदर से भेद निकलवाए जाए, उसके राज्य के विषय में पता किया जाए। उसने प्रारंभ किया। जब ये काम प्रारंभ किया, अपनी बेटी को एक कूटनीति के तहत उन्होंने उदयन के समीप भेजा। लेकिन प्रद्योत एक बात भूल गए। वो ये भूल गए कि प्रेम का जो भाव है एक शाश्वत सत्य है। ये उसने औजार के रूप में इसका प्रयोग करने का मन में ठाना, लेकिन प्रेम का जब भी कभी किसी और रूप में, एक औजार के रूप में प्रयोग करने का जिसने भी प्रयास किया, उसको इस प्रेम ने पलटकर एक हथियार के रूप में उस पर वार किया है। प्रेम केवल शुद्ध विशुद्ध प्रेम होता है, यह कुछ और नहीं होता। यह भूल प्रद्योत को बहुत महंगी पड़ी। धीरे धीरे कला और संगीत की एक दूसरे की रुचि से राजकुमारी वासवदत्ता और उदयन एक दूसरे के बहुत समीप आते गए। उनकी ये समीपता धीरे धीरे एक प्रेम में, सम्मान में परिवर्तित हो गई। प्रद्योत ने सोचा था कि वो उदयन को बांधेगा, पर उसने अपनी ही बेटी के हृदय को उदयन से बांध दिया था। सुरों की आड़ में प्रेम का अंकुरण। संगीत की कक्षाएं महल के शांत कोनों में शुरू हुईं। वासवदत्ता की लगन और संगीत की समझ ने उदयन के कठोर मन को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। वीणा, घोषवती के सुर जादू बिखेरने लगे। ये वीणा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उदयन की आत्मा थी। जब उदयन वासवदत्ता को कठिन धुनें सिखाता, तो वो उसके धैर्य और तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित होता। वासवदत्ता उदयन के संगीत में छिपे दर्द, उसकी रचनात्मकता और उसके राजा के रूप में स्वाभिमान को महसूस करने लगी। धीरे धीरे औपचारिक वार्तालाप ने व्यक्तिगत भावनाओं को जगह दी। वे वत्स के जंगलों, कौशांबी के उद्यानों और अवंतिका के मंदिरों के बारे में बातें करने लगे। उदयन ने वासवदत्ता से अपने प्रिय हाथी नलगिरी की कहानी साझा की, जिसके कारण उसे कैद होना पड़ा। वासवदत्ता ने महसूस किया कि उदयन केवल एक अभिमानी राजा नहीं है, बल्कि एक बंधन मुक्त आत्मा है, और उदयन ने पाया कि वासवदत्ता अपने पिता के क्रूर राजनीतिक आवरण के नीचे एक कोमल हृदय वाली समझदार युवती है। उनका प्रेम संगीत के सुरों की तरह गुप्त और सूक्ष्म था। ये बस एक मौन समझदारी थी कि वे दोनों राजनीति के शिकार थे और उन्हें एक दूसरे में मुक्ति का मार्ग दिख रहा था। मौन समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति। एक शाम वासवदत्ता ने एक ऐसी धुन बजाई जिसमें समर्पण और वियोग का भाव था। धुन सुनकर उदयन का हृदय द्रवित हो गया। उसे लगा कि वो पहली बार अपने बंदी गृह से बाहर निकलकर किसी दूसरे हृदय में झांक पाया है। उदयन ने वीणा रोक दी। उसने वासवदत्ता से पूछा, ये धुन तुमने कहाँ सीखी? वासवदत्ता ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं और सीधे उदयन की आंखों में देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों में उमड़ता हुआ भाव ही उसका उत्तर था। उदयन समझ गया। उसका हृदय, जो कौशांबी के पतन के बाद से पत्थर हो गया था, अब पिघल चुका था। उन्होंने एक दूसरे को बिना कोई शब्द कहे ये स्वीकार कर लिया कि वे अब केवल गुरु और शिष्य नहीं,
बल्कि दो प्रेमियों की तरह भाग्य से बंध चुके हैं। इस मौन स्वीकृति ने उदयन के मन में कैद की निराशा को मुक्ति की आशा में बदल दिया। जैसे जैसे प्रेम गहरा होता गया, वासवदत्ता और उदयन दोनों ने महसूस किया कि यह जो संबंध उनके बीच में बना है, यह केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं, यह धीरे धीरे उनकी राजनीतिक अनिवार्यता बन गया है। यह प्रेम कहानी राजनीति के लिए, विशेषकर अवंतिका वत्स इन दो राज्यों या दो महाजनपदों के लिए ही नहीं, भविष्य में आकार लेने वाले एक महान राष्ट्र, मगध के बाद भारत राष्ट्र के लिए भी एक अनअपेक्षित समाधान सी बनती गई। उदयन और वासवदत्ता एक दूसरे से प्रेम करते थे, और उदयन वासवदत्ता से प्रेम करता है तो अवंतिका के खिलाफ कभी पूर्ण युद्ध नहीं कर सकता, और यदि वासवदत्ता उदयन के साथ जाती तो वत्स और अवंतिका के बीच एक रिश्तेदारी का एक पुल बन जाएगा। उदयन के वफादार मंत्री योगंधरायण, जो गुप्त रूप से उदयन की रिहाई के लिए उज्जैनी में काम कर रहे थे, इस प्रेम कहानी को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखने लगे। इस प्रेम ने दोनों राजाओं को एक ऐसे अनपेक्षित गठबंधन के लिए मजबूर कर दिया जिसकी योजना किसी ने नहीं बनाई थी। यह प्रेम युद्ध से पलायन का मार्ग था। यह प्रेम युद्ध की बजाय विवाह के पुल से जोड़ने का मार्ग था। योगंधरायण की गुप्त चालें और वासवदत्ता का सहयोग। उदयन की रिहाई की योजना अब केवल उदयन के मंत्रियों की नहीं, बल्कि स्वयं अवंतिका की राजकुमारी की थी। उदयन के मंत्री योगंधरायण एक साधारण व्यापारी के वेश में उज्जैनी के आसपास गुप्त रूप से डेरा डाले हुए थे। वासवदत्ता ने अत्यंत चतुराई और साहस से अपने पिता के विश्वास का इस्तेमाल किया। उसने उदयन की सुरक्षा व्यवस्था, पहरेदारों के बदलने के समय और उद्यान से महल के बाहर तक के गुप्त मार्गों की जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। राजकुमारी होने के नाते किसी को उस पर संदेह नहीं था। वह अक्सर सुरक्षा का बहाना बनाकर महल के बाहरी हिस्सों का निरीक्षण करती थी। एक दिन वासवदत्ता ने अपनी प्रिय दासी के माध्यम से एक गुप्त संदेश उदयन के मित्र वसंतक तक पहुंचाया, जिसमें पलायन की पूरी रूपरेखा थी। यह वासवदत्ता के लिए अग्नि परीक्षा थी। वह अपने पिता के राज्य के खिलाफ काम कर रही थी, पर उसके लिए उसका प्रेम उसके राज्य से बड़ा था। पलायन की योजना, हस्ती दस्ते का उपयोग। योगंधरायण, उदयन के मित्र वसंतक और वासवदत्ता ने मिलकर एक अत्यंत जोखिम भरी योजना बनाई। उदयन को उज्जैनी से ले जाने के लिए उन्होंने प्रद्योत के प्रसिद्ध हस्ती हाथी दस्ते का उपयोग करने का फैसला किया। अवंतिका का हस्ती दस्ता उसकी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थी। उदयन को यह सुझाव दिया गया कि यदि वे हाथी पर भागेंगे तो उनकी गति तेज होगी और जंगल में उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। वासवदत्ता ने एक शक्तिशाली प्रशिक्षित युद्ध हाथी का प्रबंध किया, जिसे वह अक्सर सवारी के लिए उपयोग करती थी। योगंधरायण ने अफवाह फैलाई कि उज्जैनी के बाहर एक बड़ा शिकार उत्सव होने वाला है, जिससे महल के बाहर की सुरक्षा कुछ देर के लिए ढीली हो जाए। प्रेम की उड़ान, पलायन की रात। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा महल एक धार्मिक उत्सव और शिकार की तैयारियों में व्यस्त था, योगंधरायण और उसके सहयोगी वेश बदलकर महल के भीतर प्रवेश कर गए। वासवदत्ता अपने कक्ष से बाहर निकली। उसके लिए यह अपने पिता, अपने राज्य और अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ने की अग्नि परीक्षा थी। उसने अपने राजकीय आभूषणों का त्याग किया और एक साधारण वेश धारण किया। उदयन ने वासवदत्ता को एक गुप्त मार्ग से उद्यान के बाहर पहुंचाया, जहां योगंधरायण पहले से ही अवंतिका के ही एक शक्तिशाली हाथी के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वे हाथी पर सवार हुए और आगे बढ़े, महल के एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। गद्दारी, गद्दारी की आवाजें गूंज उठीं। प्रद्योत के सैनिक तुरंत उनके पीछे भागे। उदयन और वासवदत्ता योगंधरायण के कुशल मार्गदर्शन में तीव्र गति से अवंतिका की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। पीछे प्रद्योत के घोड़े थे और आगे उदयन की स्वतंत्रता। अंत में वासवदत्ता ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय नियति द्वारा निर्धारित था।
और न सिर्फ निर्धारित था, ये अवश्यंभावी था। वासवदत्ता ने अपने पिता और अपने जनपद, अपने राज्य को छोड़कर उदयन के साथ पलायन करने का जो निर्णय किया, ये निर्णय अगर वो ना करते तो अवंतिका और वत्स एक दूसरे का संहार करते, एक दूसरे का युद्ध में उलझते और एक दूसरे का नुकसान करते। अंततः अपने पिता के पास अवंतिका में रहना उसने स्वीकार नहीं किया और एक हारे हुए बंदी राजा के साथ अनिश्चित भविष्य के बाद भी वासवदत्ता ने वो विकल्प चुना, जो दर्शाता है कि सत्य, प्रेम किसी भी राज्य की पदवी या संपत्ति से ऊपर होता है। उनके इस त्याग ने उदयन के प्रति उनकी निष्ठा को सिद्ध किया। यह पलायन केवल उनके विवाह का मार्ग नहीं बना, बल्कि इसने उदयन को भावनात्मक बल प्रदान किया, जो उसे वापस वत्स का सिंहासन जीतने के लिए आवश्यक था। सीमा पार उदयन का वचन। भागते समय उदयन ने पीछे मुड़कर देखा। अवंतिका के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, पर वत्स की सीमा अब निकट थी। उदयन ने वासवदत्ता का हाथ थामा, जिसने अपने राज्य को पीछे छोड़ दिया था। उदयन ने भावुक होकर वासवदत्ता से कहा, वासवदत्ता, तुमने मेरी कला और मेरी जान बचाई है। तुमने अपने पिता के राज्य को त्याग दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब हम कौशांबी वापस पहुंचेंगे तो तुम केवल मेरी रानी नहीं होगी, बल्कि वत्स और अवंतिका के बीच प्रेम का सेतु बनोगी। ये मेरा क्षत्रिय वचन है। जैसे ही वे वत्स की सीमा में प्रवेश किए, यौगंधरायण ने एक विजय की ध्वनि निकाली। प्रद्योत के सैनिकों को सीमा पर ही रुकना पड़ा। सम्राट का क्रोध और मौन स्वीकारोक्ति। जब सम्राट चंड प्रद्योत को अगले दिन सुबह इस दोहरे धोखे की खबर मिली, तो उनका क्रोध उग्र हो उठा। उनकी राजनीतिक जीत व्यक्तिगत हार में बदल गई थी। प्रद्योत ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को उनका पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन उदयन और वासवदत्ता अवंतिका की सीमा पार करके सुरक्षित रूप से वत्स की ओर भाग चुके थे। प्रद्योत अपनी बेटी के कमरे में गए। उन्हें वहां एक छोटा सा पत्र मिला। वासवदत्ता ने लिखा था, पिताश्री, मैंने आपको नहीं, आपकी राजनीति को छोड़ा है। उदयन से विवाह करके मैंने अवंतिका को युद्ध से बचाया है और एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो शायद आपके सारे कूटनीतिक दांव-पेचों से अधिक मजबूत हो। मुझे क्षमा करें, पर मैं आपकी पुत्री बाद में, उदयन की रानी पहले हूं। प्रद्योत का दार्शनिक अंतर्ज्ञान। प्रद्योत ने पत्र को जोर से मरोड़ दिया। उनका गुस्सा क्षण भर में गहन निराशा में बदल गया। उन्होंने धीरे से अपने सेनापति को वापस बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने वत्स को जीतने के लिए उदयन को बंदी बनाया था और मेरी बेटी ने उदयन को जीतकर अवंतिका को जीत लिया। प्रद्योत ने अपनी हार को मौन स्वीकारोक्ति दी, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी ने प्रेम के बल पर वह कर दिखाया जो उनकी क्रूर कूटनीति कभी नहीं कर सकती थी। दो शत्रु राज्यों को मिलाना। उदयन का बंदीकरण एक राजनीतिक जीत थी, पर वासवदत्ता का पलायन प्रद्योत की कूटनीति की सबसे बड़ी व्यक्तिगत हार साबित हुई। वत्स के राजा उदयन और अवंतिका की राजकुमारी वासवदत्ता ने प्रेम के एक ऐसे रिश्ते में बंधकर आर्यव्रत के राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह उनके प्रेम की जीत थी, जिसने दो शत्रु राज्यों के बीच अनचाहे ही सही एक विवाह का पुल बना दिया। उदयन अब केवल एक राजा नहीं था, वह अवंतिका का दामाद था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कौशांबी की वापसी, उदयन का सिंहासन पुनः प्राप्त करना और वासवदत्ता के प्रति उनके मंत्री यौगंधरायण की भविष्य की एक ऐसी योजना जो इस प्रेम कहानी को एक नए आयाम पे ले जाएगी। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन।
फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।